हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो कल हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इस चैप्टर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करी। बेटा चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस के दिन हमारी इकोनॉमी कैसे दिखती थी। अभी मैंने किसी भी चीज की बात नहीं करी है कि कैसे दिखती थी। अभी तो हम सब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। वहीं से ही बेटा में 5 पॉइंट्स बहुत काम के मिले तो हमने बाबू वो सब लिख दिए। ठीक है जी, अभी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा मैं फीचर बताने जा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस के दिन अब हमारी इकोनॉमी जो थी उसके फीचर क्या है। ठीक है जी, पहले लिखेंगे सारे। ठीक है जी, पूरा नोट्स बनाएंगे। मैं बता देता हूँ ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, पर पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, पहले लिखेंगे फिर मैं सारा समझा दूंगा आपको। ठीक है जी, चलो लिखना शुरू करो फटाफट से। लिख काश में काश में पहुंच गया। चलो लिख के हर वर्ड से दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, लिखना फटाफट से। भाई मैंने लिख दिया।
पहले दिन से याद करना शुरू कर देना, वरना आखिरी में बहुत मुश्किल लगेगा। ऐसे चिपका दो। और बाबू
5 हेडिंग आपने लिख ली है, अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बाबू 6th हेडिंग लिखो फटाफट से मेरे साथ साथ। बाबू लिख लो। तो पुत्र फटाफट से लिखो, फिर समझना शुरू करते हैं। आओ चर्चा करते हैं इन सारी चीज़ों पर जो आपने लिखा है, आराम से समझते हैं। पहले मेरी तरफ देखना बेटा, आईडी बच्चों को मुश्किल क्यों रखती है, कुछ बातें मैं साथ साथ बता दूं। आपके लिए मुश्किल बनना नहीं चाहिए यार, अगर शुरू से पहले दिन से सब कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो, क्योंकि कुछ भी तो नहीं बीता। मैं एक दिन में ना एवरेजली एक टॉपिक ही कराऊंगा, यानी कि बस ये समझ के लो 90 से 100 ही टॉपिक है। 3 महीने में अगर बोल दिया खत्म हो जाएगा तो हो ही जाएगा। वही इतने ही टॉपिक हैं, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से उसको याद कर लो। मुश्किल क्यों है बेटा, अब एक हेडिंग लिखी मैंने, एक ही हेडिंग में 3 स्टैट्स, अगली लिखी 2 स्टैट्स, 5। अगर पूरा टॉपिक दिखा दूँ आपको, 5 हेडिंग और भी है, एक एक 2 स्टैट्स उसमें भी कहीं ना कहीं है। यार एक टॉपिक में 10 स्टैट्स हैं, एक टॉपिक में 200 से ज़्यादा स्टैट्स याद करने पड़ते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है। अब ह्यूमन माइंड ही तो है, एरर कर ही देता है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी उतने ही लिखूंगा जितने आपके बस के याद करने। टोटल तो बहुत ज़्यादा है। कितनी जगह पर मैं आपके सामने स्टैट्स दिखाऊंगा भी और छोड़ दूंगा, कहूँगा ये मत पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है बेटा, अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। सारी चीज़ें कंट्रोल कराऊंगा, एक भी नहीं होगी, वो 200 भी नहीं याद रहेंगे अच्छे से। जो मैं चाहता हूँ वो तो अच्छे से याद रहें, इसलिए सारे तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा आपको कि करो। समझ में आ रही है बात? चलो खैर, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सब मेरी तरफ देखना बेटा, मैंने ना हेडिंग्स कुछ आसान करने की कोशिश की है, वो तो आप बताओगे आसान लगी कि नहीं लगी। देखो पहली हेडिंग लिखी कॉलोनियल इकोनॉमी, प्लीज सामने देखो। पहली हेडिंग लिखी कॉलोनियल इकोनॉमी, दूसरी स्टैग्नेंट इकोनॉमी, तीसरी बैकवर्ड इकोनॉमी।
मुझे लगता है हेडिंग के नाम इस तरीके से दिए गए हैं कि अच्छा आसानी से याद हो सकते हैं। ठीक है जी। कॉलोनियल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, पहले तीनों का मतलब समझ लो। कॉलोनियल इकोनॉमी वाली बात मैं कल ही समझा चुका हूं आपको, समझा कल ही दी थी, बस आज लिखा है। वो कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें एक कंट्री रूलर बन के आती है और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी बन के रह जाती है। ब्रिटिशर्स बाबू रूलर थे हमारे ऊपर, इंडियंस क्या थे बेटा, उनकी कॉलोनी। और ब्रिटिशर्स को पूरा राइट था कि हमारे लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करें। और उन्होंने कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करी, मैंने इसका जिक्र कल आपसे किया था कि अगर इंडिया किसी और देश को एक्सपोर्ट करता था तो हैवी टैक्सेस लगाए कर रखे थे उन्होंने, लगभग 200% टैक्स। और अगर आप बेटा एक्सपोर्ट कर रहे हो टू ब्रिटेन, इट इज ड्यूटी फ्री, और अगर इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम ब्रिटेन, इट इज ऑल्सो ड्यूटी फ्री। यानी कि अगर आपके फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन टुवर्ड्स ब्रिटेन है, इधर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इट इज टैक्स फ्री। और गलती से भी अगर आप किसी और देश को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इतने टैक्सेस लगा देंगे कि कोई देश खरीदने को तैयार ही नहीं होगा। अगर 1 रुपए की चीज है और आप कहोगे 2 रुपए का टैक्स है, तो 3 रुपए की कौन खरीद लेगा? जो चीज है 1 रुपए की एक्चुअल कीमत उसकी 1 रुपए, तो कोई नहीं खरीदेगा ना। यही कर रहे थे ब्रिटिशर्स हमारे साथ। समझ में आया कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है बाबू? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इधर देखना, नाम है स्टैग्नेंट मतलब बेटा ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ के चांस नहीं दिख रहे आपको, विच इज स्टक एट पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जो एक जगह पर जाकर रुक चुकी है, बढ़ी नहीं रही आगे, हिल ही नहीं रही इकोनॉमी, शोइंग लिटिल ग्रोथ और शोइंग नो ग्रोथ, कुछ ही कह लो। ठीक है, इसका स्टैट्स मैंने कल वाला ही यूज किया है, कल इंट्रोडक्शन में भी एक स्टैट लिखा था। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, the growth of real output was 2% and the growth of per capita output was 0.5%। याद है बात आपको? कल भी लिखा था ना, जिसमें मैं आपको बताया था अगर एक साल आपके पास आउटपुट 100 यूनिट का आता है तो अगले साल बेटा 100 यूनिट और आधी यूनिट और, समझ लो। तो ग्रोथ क्या हो रही थी भाई? ये यही तो दिखा रहा है कि ग्रोथ ही नहीं थी इंडियन इकोनॉमी में। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का क्या मतलब है? तो मतलब है कि ग्रोथ नहीं थी। समझ में आई बात? क्लियर है बात? फिर आए बेटा बात बैकवर्ड इकोनॉमी की। बेटा बैकवर्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोला जाता है जिसमें लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है। पर कैपिटा इनकम सब समझते हैं, पर हेड इनकम। यानी कि बेटा अगर मैं नेशनल इनकम को डिवाइड कर दूं इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से, तो जो कैलकुलेट होगा वो यही तो होगा, पर हेड इनकम। यार इंसान के हिस्से में कितनी इनकम आती है पता है इंडिया की कितनी थी? लिखी हुई है मैंने, कितनी लिखी हुई है? 230 सर, 230 रुपए सालाना इनकम हर आदमी की, बस एक भाभी नहीं दिन का। सोचो पर कैपिटा इनकम के हालात क्या थे? 230 रुपए सालाना पर कैपिटा इनकम, कुछ भी नहीं यार। तो कहां से ना कहो कि आप बैकवर्ड इकोनॉमी थे, आप स्टैग्नेंट इकोनॉमी थे, हर या आप कॉलोनियल इकोनॉमी थे। हर चीज के प्रूफ अवेलेबल है भैया हिस्ट्री में। क्लियर है बात? तीनों बातें क्लियर हुई अच्छा से बाबू? अब ना बीच की 2 हेडिंग छोड़कर पहले मैं आखिरी की 2 हेडिंग करा रहा हूं बाबू। सबसे पहले लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सामने देखना सर। अर्बनाइजेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे बेटा, बहुत कम पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन एरिया में रिजाइड करती थी सर। 85% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी और सिर्फ 15% ही पॉपुलेशन रहती थी अर्बन एरियाज में। 85% रूरल एरिया में, तो अर्बनाइजेशन था ही कहाँ भैया? 15% पॉपुलेशन रह रही है पूरे देश की। उस टाइम की पॉपुलेशन कई करोड़ थी उस टाइम भी, 1947 में भी। ठीक है जी। अच्छा, आपको लगता है इसमें कुछ बुराई है? आपको भी बुराई नहीं लग रही होगी? आपको लग रहा है बुराई है? अगर गांव में रहते तो बुराई है? बुराई है, आपको लग नहीं रहा। अब मैं इकोनॉमिक एंगल दे दूं इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि हर चीज नोट्स में नहीं समझा पाएंगे, मैं पक्का बोल रहा हूँ। मैं क्या 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 लिख दूंगा इसके बारे में, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ तो मैं आइडिया देता हूँ। देखो बेटा, रूरल एरिया में रहना बुराई नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये मानते हो अगर कोई इंसान रूरल एरिया में रहेगा तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक ही मीन होगा, एग्रीकल्चर। ये मानते हो आप?
यानी कि कहीं ना कहीं जहां आप रहते हो ना, वो आपके काम धंधे पर इम्पैक्ट जरूर डालता है। ठीक है, वो तो एग्रीकल्चर में काम करना बुरी बात है क्या? सर देखो, आपको अभी आइडिया नहीं है, इसलिए मेरे को आइडिया अच्छे से देना पड़ेगा आपको। बेटा, चाइना था ना, चाइना ने ना जो एक्सपीरियंस यूज करा वो सभी डेवलप्ड कंट्रीज का यूज किया, और हमारे देश ने ना हर डेवलप्ड कंट्री को इग्नोर किया। ऐसा देखा गया पास्ट में, कोई भी कंट्री पता कब डेवलप्ड हुई है? जब उसने फोकस करा है सिर्फ एक ही सेक्टर पर। सिर्फ 3 सेक्टर होते हैं, मेरा ख्याल इतनी बात सब जानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को कुछ लोग प्यार से एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, और टर्शरी को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर चाइना ने ना ये देखा कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड हुई है, पता है कैसे डेवलप्ड हुई है? जब उसने फोकस करा अपने सेकेंडरी सेक्टर पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, तभी वो डेवलप्ड हुई है। उसने ज्यादातर पॉपुलेशन को यहां शिफ्ट किया है। कोई प्रयास ही नहीं करा, हमने हर डेवलप्ड कंट्री को बनते हुए देखा और इग्नोर करते गए। आपको पता है चाइना को इंडिपेंडेंस कब मिली? हमें 1947, चाइना को 1949, हमारे से 2 साल बाद। तब भी हमारे से ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक चीज को फोकस किया, और हम कभी इससे बाहर नहीं निकल पाए। पॉपुलेशन को अगर रूरल एरिया से बाहर निकालोगे ना, तभी वो एग्रीकल्चर से बाहर निकलेगी। पॉपुलेशन को ही नहीं रूरल एरिया से बाहर निकालोगे, वो एग्रीकल्चर से भी बाहर नहीं निकलेगी। तो बुराई ये है, एज सच तो अर्बन एरिया से अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, रूरल एरिया में रहना वहीं चाहिए आदमी को। पर भाई अगर इकोनॉमिक एंगल देखो तो इकोनॉमिक एंगल कहता है वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जोर नहीं दे पाते वहां रहकर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का सवाल समझ में आई? मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये नहीं है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी कंफर्म करती चली जाएगी जब हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी, पर वो चीज़ है ना, कुछ जगह एनसीईआरटी सिस्टमैटिक नहीं है। तो मैंने इतने प्राइवेट राइटर पढ़े हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी भी, कि मैंने सारे नोट्स बड़े सिस्टमैटिक कर दिए, आपको पढ़कर भी महसूस देगा ये। क्लियर है बात बाबू? फिर हम बात करते हैं, हेडिंग है हमारी सेकंड लास्ट हेड नंबर पे आपने लिखी है पुअर इंफ्रा, कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा पुअर था। तो इंफ्रा मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, बहुत कुछ आता है इंफ्रा में। सर सब कुछ ही पुअर था, एक आध चीज ही ठीक समझ लो। इंडिया में बेटा पावर जनरेशन स्टैट याद रखना है, 2100 मेगावाट्स थी सिर्फ। बेटा सिर्फ इतनी पावर जनरेट होती थी कि बेटा जहां ब्रिटिशर्स लोग रहते थे उनके क्वार्टर्स में सप्लाई होती थी। नॉर्मल सिटीजन्स को लाइट थोड़ी मिलती थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे लिए थोड़ी होती थी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, बस ब्रिटिशर्स के क्वार्टर में सप्लाई होती थी इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत कम जनरेशन था इलेक्ट्रिसिटी का। बाबू रेलवे वाज एक्सटेंडेड टू 53596 किलोमीटर। स्टैट्स अगेन याद रखना है। सर आपको लगा होगा बहुत अच्छा काम किया ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे दी। सर आप बोल सकते हो एक लौता अच्छा काम किया, पर आपको बता देता हूँ ये भी बेटा उन्होंने हमारी डेवलपमेंट के लिए नहीं करा, ये भी उन्होंने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अचीव किया है। आपको तो आइडिया नहीं है, फिर मैं बोलता हूँ एक बात। सर ब्रिटेन से जितने भी आप फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे ना, बहु ब्रिटेन ने ना चाल खेली कि ना अगर हम रेलवे को नहीं बढ़ावा देंगे, रेलवे नहीं एस्टैब्लिश करेंगे, तो हम इंडिया के इंटीरियर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, रेलवे एक्सटेंड कर दी फ्रॉम JNK टू कन्याकुमारी। बहुत बड़ा रेलवे का हिस्सा तो ब्रिटेन ही डेवलप करके गया। इंडिया में आज कोई बहुत बड़ा हिस्सा डेवलप नहीं हुआ, इसका डबल भी नहीं कर पाए हम 1947 से लेकर आज तक। बहुत बड़ा हिस्सा तो वही डेवलप कर गए थे, एक लौता अच्छा काम। पर ये भी उन्होंने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अचीव किया। वो फटाफट से इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स, और वो चाहते थे कि क्या हो, इंडिया के इंटीरियर्स तक पहुंच जाए, गांव सप्लाई कर दे अपना प्रोडक्ट, कि लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदे, हम कमाते चले जाए, लूट लो, देश खत्म कर दो बिल्कुल। तो ये भी उन्होंने अपने लिए ही किया है। ठीक है जी। पक्का रोड बाबू ऐसे ही लिखना है, पक्का रोड एक्सटेंड हुई थी बेटा 155,000 किलोमीटर, 1,55,000 किलोमीटर। वैसे बता देता हूँ आज की तारीख में तो 5 साल में हाईवे बन जाते हैं इतने।
ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। ठीक है जी, तो इंफ्रा के हालात भी खराब थे, एक आधी अच्छी थी बात, पर उसमें भी बेटा बहुत बड़ी बुराई थी। ठीक है जी, उसके बाद दो हेडिंग हमने और लिखी हुई हैं 4th और 5th नंबर पर, एक एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस और एक बेटा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हेडिंग इसलिए याद रह जाएंगी क्योंकि मैंने बड़ी सिंप्लीफाई करके लिखी हुई है। ठीक है जी, एनसीईआरटी ने तो टॉपिक ही नहीं लिखा हुआ, तो हेडिंग हमारी पसंद की चल सकती है। बाबू एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, कहता है एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था, ऐसा क्यों बोला गया, इधर देखना। बाबू कहता है नियरली 72% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड कंट्रीब्यूटिंग ओनली 50% टू जीडीपी। यार ये क्या बेवकूफी है, अगर देश के 72% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए तो कम से कम देश के जीडीपी का 72% तो निकाल लो। यानी कि सिर्फ 28% पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में लगी हुई थी, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है 50%। यानी कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये तो उम्मीद से अच्छा चल रहा है। जब 72% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और एग्रीकल्चर से बाहर नहीं निकल रहे, तो जीडीपी का भी तो 72% कंट्रीब्यूट करो ना भाई। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन होगी। कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं और कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जीडीपी में अच्छा खासा। क्लियर है बात। और एक और पॉइंट लिखा मैंने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि एग्रीकल्चर हमारा खराब सिचुएशन में था कि हम प्रोडक्टिविटी बहुत लो, वीट की प्रोडक्टिविटी आपने लिखा हुआ है 660 केजी थी और राइस के 665 केजी। मैं कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। बाबू एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पता किसको बोला जाता है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर मैंने 1 हेक्टेयर लैंड ली, 1 हेक्टेयर लैंड ली, तो उस पर जितना प्रोडक्शन होगा उसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है जी। बाबू वीट की प्रोडक्टिविटी 660 केजी थी, राइस के 665 केजी, और आज की तारीख में बता देता हूं लगभग दोनों 3000 से क्रॉस है। वही 1 हेक्टेयर लैंड है, लैंड थोड़ी बदल गई, प्रोडक्टिविटी जब काउंट ही पर हेक्टेयर लैंड पे होती है। तो आज कैसे ये 3-3 हजार किलो से ज्यादा हो गए सर, तो समझ सकते हो ना, पहले एग्रीकल्चर था ही खराब सिचुएशन में। ठीक है जी। और फिर हमने बात करी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की, लास्ट पॉइंट खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। सर कहता है इंडिया में देयर वर फ्यू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, कुछ ही बेसिक और हैवी इंडस्ट्री थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं आपको बता देता हूं, एक का नाम आएगा, बड़ी फेमस टिस्को, नाम सुना, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। भाई टाटा ही था, एक ही प्राइवेट प्लेयर था। पता है आपको कब एस्टैब्लिश हुई थी, इंडिपेंडेंस से भी काफी पहले, 1907। 1907 में टिस्को आ गई थी, टाटा, जेआरडी टाटा। सर 1947 इंडिपेंडेंस के दिन अगर मैं हैवी इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडिया में शायद सिर्फ एक ही थी, सिर्फ एक, और कुछ बेसिक इंडस्ट्री थी। सर मशीन का प्रोडक्शन इंडिया में नेग्लिजिबल था, नेग्लिजिबल, जीरो। मशीन के लिए हम टोटली डिपेंडेंट थे ब्रिटेन के ऊपर कि ब्रिटेन से इंपोर्ट होगी तो आगे फैक्ट्री लगेगी। अब एक बात बताऊं, इसमें एक बहुत बड़ी बुराई है अगर आप समझो तो। सर कोई तो ऐसी फैक्ट्री होनी चाहिए ना जहां मशीन बने, क्योंकि बेटा मशीन ही तो प्रमोट कर सकती है फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। एक ऐसी फैक्ट्री है जो रोज 100 मशीनें बनाती है। भाई आप 100 मशीनें बनाओगे, दूसरे लोगों को बेचोगे, तभी तो इंडस्ट्री लग सकती है। अगर देश में एक भी यूनिट ही नहीं है जो मशीन बनाती है तो इंडिया में कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। एक यूनिट नहीं है जो मशीन बनाती है, सोचो तो सही हालात कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना लेट आया होगा। सर जो आज हम इकोनॉमी हालत देखते हैं वो पास्ट का रिजल्ट है, कल भी बोला था ना, सोचो तो सही पास्ट में हालात क्या थे हमारे। क्लियर हुई है सारी बात? पक्का से रख दें आज इतना ही? बाबू रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।